Hello students, today we are starting second chapter of our physics subject. चैप्टर नाम है मैथमेटिकल मेथड और ये चैप्टर वेक्टर चैप्टर नाम से भी जाना जाता है. ओके, नाउ बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आपको बताना चाहता हूँ कि पूरा आपका फिजिक्स 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड जेई नीट एमएससी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या आपकी कॉलेज एग्ज़ाम है बोर्ड एग्ज़ाम है किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए ये चैप्टर आपको आना, फिजिक्स समझने के लिए ये चैप्टर आपको आना बहुत ज़रूरी है. विदाउट स्टडिंग मैथमेटिकल मेथड मतलब वेक्टर आप फिजिक्स में कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते. ओके, सो चैप्टर सिर्फ आपके कॉलेज के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये चैप्टर पूरा फिजिक्स समझने के लिए आगे जाके फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझने के लिए ये चैप्टर आपके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है. ओके, तो चैप्टर के हर एक कंसेप्ट को हम लोग प्रॉपरली और डीपली स्टडी करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो हम लोग चैप्टर नेम लिख देते हैं मैथमेटिकल मेथड. मैथमेटिकल मेथड ये चैप्टर को वेक्टर चैप्टर नाम से भी जाना जाता है. ओके, तो स्टूडेंट्स इसमें हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी. व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी. नाउ हाउ टू डिफाइन फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, तो उसको डिफाइन करेंगे क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड. क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड. तो बेसिकली फिजिक्स के अंदर फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है, ऐसे क्वांटिटी जिसे हम लोग नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल सपोज ये पेन है, तो मैंने आपको पूछा कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ दिस पेन, तो आप बोलेगा सर लेंथ ऑफ दिस पेन इज 10 सेंटीमीटर. यस, तो बेसिकली आपने इस पेन का क्या मेजर किया, लेंथ. सो दिस पेन इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी बिकॉज लेंथ कैन बी मेजर. ओके, सो एक एग्जांपल हो गया फिजिकल क्वांटिटी का, लेंथ हो गया. व्हाट कैन बी द अनदर एग्जांपल. हम लोग घड़ी पे देखते हैं, वॉच में देखते हैं कितना बज गए हैं, कितने टाइम हो गया है. सो टाइम 10 बजे, 12 बज गए, 1 बज गया है. सो टाइम इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. ओके, फिर हम लोग कोई भी मार्केट में लिक्विड चीज़ लेने को जाते हैं, सपोज आप लोग मिल्क लेने गए या वॉट एवर. सो हम बोलते हैं यार हाफ लीटर मिल्क दो, 1 लीटर मिल्क दो. तो मिल्क क्या है, ओके, हाफ लीटर या वॉल्यूम क्या है, फिजिकल क्वांटिटी. आप मिल्क की मात्रा मेजर कैसे करते हो, वॉल्यूम में. सो वॉल्यूम, एरिया, लेंथ, ये सब एग्जांपल्स है फिजिकल क्वांटिटी के. सो बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी के अगर मुझे एग्जांपल्स लिखना हो, सो एग्जांपल्स में आएगा लेंथ, फिर आएगा आपका टाइम, फिर आपका आएगा एरिया, देन वॉल्यूम. ये सब एग्जांपल्स है फिजिकल क्वांटिटी के. तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि फिजिकल क्वांटिटी किसे बोल सकते हैं, जिसे हम लोग मेजर करते हैं. बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग बोल सकते हैं. जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, तो बेसिकली हम लोग क्या मेजर करते हैं, हम लोग पावर मेजर करते हैं. तो पावर भी एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया, राइट. एनर्जी भी एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया. बहुत सारे एग्जाम्पल्स है फिजिकल क्वांटिटी के. करंट मेजर करते हैं, तो करंट भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जो हम लोग एम्पियर में मेजर करते हैं. सो बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड, जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं. ओके, तो ये आपको समझ में आ गया कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है. नाउ इन फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी जो है वो बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड है. इन फिजिक्स फिजिकल क्वांटिटीज आर कैटेगराइज इनटू 2 पार्ट्स. नाउ विच आर द 2 पार्ट्स. देखिए, ये आपका अगर फिजिकल क्वांटिटी है तो फिजिकल क्वांटिटी हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड है. पहला पार्ट को हम लोग बोलते हैं स्केलर, एंड फिजिकल क्वांटिटी का दूसरा पार्ट जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं वेक्टर. अब स्केलर क्या होता है, लेट मी फर्स्ट राइट द डेफिनेशन. क्वांटिटीज which have magnitude, quantities which have magnitude but not the direction.
ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसे सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, तो उसे हम लोग स्केलर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं? सपोज अगर मैंने आपको पूछा कि स्टूडेंट्स व्हाट इज द मास ऑफ योर बॉडी, आपके बॉडी का मास क्या है, आप क्या बोलोगे? सर मास ऑफ माई बॉडी इज 50 किलोग्राम। तो क्या मुझे मास की पूरी इंफॉर्मेशन मिली? हाँ मिली। तो 50 किलोग्राम ये जो नंबर है ये आपने क्या बताया? अमाउंट। और अमाउंट को ही हम लोग फिजिक्स में क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। तो आई गॉट माई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दैट मास ऑफ योर बॉडी इज 50 किलोग्राम। अब मैं थोड़ी ऐसा सवाल पूछूंगा कि टॉप में कितना है, बॉटम में कितना है, लेफ्ट में कितना है, राइट में कितना है। मास को डायरेक्शन नहीं होता है। तो मास को डिस्क्राइब करने के लिए आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है, आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग बोलते हैं स्केलर, जिसे सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे मैंने बोला कि ये पेन है, इसकी लेंथ कितनी है? आपने बोला लेंथ 10 सेंटीमीटर है। सो बेसिकली 10 सेंटीमीटर क्या है? मैग्नीट्यूड है। अब ऐसा थोड़े लेफ्ट पकड़ो, राइट पकड़ो, टॉप पकड़ो, बॉटम पकड़ो, कोई भी डायरेक्शन पकड़ो, लेंथ तो 10 सेंटीमीटर ही है। तो लेंथ को डिस्क्राइब करने के लिए आपको डायरेक्शन डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। तो लेंथ भी क्या हो गया? स्केलर। तो स्केलर में हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं मास, लेंथ। तो लेंथ ऐसे मतलब ये स्केलर ऐसे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जिन्हें डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है, डायरेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। नाउ ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग वेक्टर की बात करें, सो वेक्टर क्या है? आई विल फर्स्ट राइट द डेफिनेशन। क्वांटिटीज which have magnitude as well as डायरेक्शन। ऐसे क्वांटिटी जिसे मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन दोनों है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन दोनों है। एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज ये कोई सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर मैंने कोई एक ब्लॉक रख दिया m मास का। अब मैं इस m मास के ब्लॉक के ऊपर एक क्या अप्लाई कर रहा हूं? फोर्स। सपोज वो फोर्स है 2 न्यूटन। तो 2 न्यूटन उस फोर्स का क्या है? मैग्नीट्यूड है। ओके, अमाउंट है 2 न्यूटन। और आपने ये फोर्स किधर लगाया है? राइट में लगाया है। तो फोर्स को देखो, फोर्स को डायरेक्शन होता है क्या? आपने फोर्स राइट में लगाया, लेफ्ट में लगाया, टॉप में लगाया, बॉटम में लगाया। ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल डायरेक्शन अपवर्ड्स। तो बेसिकली ये जो फोर्सेस जो होते हैं उनको डायरेक्शन होता है। तो फोर्स जो है वो हमारा एग्जांपल होगा फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स जो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसे मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है, तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को बोलेंगे वेक्टर। तो वेक्टर बेसिकली क्या है? जिसे मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो उसमें आपका एग्जाम्पल क्या आएगा? एग्जाम्पल आएगा आपका फोर्स। और कई एग्जाम्पल है, मोमेंटम है, उसके बाद आप बोल सकते हो कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, एक्सेलरेशन है। ये कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे जो आपने 10th क्लास तक पढ़े हैं, तो आप इससे फेमिलियर हो। फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी है जो अभी आप लोग 11th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, 12th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, इसलिए वो एग्जाम्पल्स अभी हम लोग कवर नहीं कर रहे, बट दिस मच नॉलेज इज सफिशिएंट। तो आपको समझा कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के हिसाब से हमने फिजिकल क्वांटिटी को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है स्केलर और दूसरी कैटेगरी है वेक्टर। तो स्केलर क्या है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसे सिर्फ मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन नहीं है, मास, लेंथ। वेक्टर क्या है? ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसे मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। फॉर एग्जांपल फोर्स, लेट्स से सेकेंड एग्जांपल अगर आपको लेना है तो एक्सीलरेशन, ऑल दिस थिंग्स। अच्छा सर, ठीक है। तो सर अभी देखो, मैग्नीट्यूड, जब भी हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, मतलब अमाउंट आएगा। तो अगर मैंने आपको पूछा, आप 10th स्टैंडर्ड में जो मैथ्स पढ़ा है वहां पे आप क्या करते हो? 5 + 5 = 10, 10 + 2 = 12। ये सब मैथमेटिक्स आपने 10th स्टैंडर्ड तक स्टडी किया है। बेसिकली ये 5 ये क्या है? नंबर से, और नंबर से क्या है? स्केलर। क्योंकि स्केलर क्या होता है? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो है ही नहीं। तो बेसिकली 5 क्या है? स्केलर। 10 ये 5 क्या है? स्केलर। उसका आंसर क्या है? स्केलर।
तो बेसिकली आपने 10th स्टैंडर्ड तक जो मैथमेटिक्स पढ़ा था वो स्केलर ही तो था। आप दो नंबर को ऐड कर रहे थे, मतलब आप दो स्केलर को ऐड कर रहे थे। सपोज आप 2 × 2 करोगे तो कितना आएगा 4, तो बेसिकली आप दो स्केलर को मल्टीप्लाई कर रहे थे। सपोज आपने 10 / 10 किया तो आंसर कितना आया 1, आप दो स्केलर को डिवाइड कर रहे थे। बच्चों आप 5 - 2 कर दो, आंसर लिखते हो 3, आप दो स्केलर को माइनस कर रहे थे, सबट्रैक्ट कर रहे थे। कहने की बात यह है कि जो 10th स्टैंडर्ड तक आपने जो भी मैथ्स पढ़ा है वो क्या था, स्केलर था। आपने जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़े हैं वो सब स्केलर के मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़े हैं। एडिशन ऑफ टू स्केलर, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू स्केलर, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन आपने स्टडी किए हैं वो स्केलर के ही थे। इसका मतलब साफ हो गया कि इन 11th स्टैंडर्ड आप लोगों को क्या नहीं पढ़ना है, स्केलर नहीं पढ़ना है, टोटली नए से आपको पढ़ना है वेक्टर। यह है आपका मेन चर्चा का विषय। आपको वेक्टर को ऐड कैसे करना है, वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये सब चीज़ें अब आपको इस चैप्टर में नए से सीखनी है। और पूरे फिजिक्स में जो भी डेरिवेशन जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो अंडरस्टैंड करने के लिए आपको वेक्टर के ये अगर ऑपरेशंस नहीं आए तो आप फिजिक्स सीख नहीं सकते, फिजिक्स में आपका कुछ नहीं होगा। इसलिए चैप्टर की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। ओके, सो अब हम लोग आगे पूरा डिस्कस करेंगे वेक्टर के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसा भी हमारा बात हुआ था कि वेक्टर आपको मेनली पढ़ना है, स्केलर आपने ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड स्टडी किया है। हाउ टू रिप्रेजेंट वेक्टर, हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एरो का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक वेक्टर दिखाना है तो आप कुछ उसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करोगे, एक लाइन और यहाँ पे हेड होगा। तो ये रहा आपका एक वेक्टर। ये जो एरो वाला साइड है दैट इज कॉल्ड एज हेड ऑफ द वेक्टर, एंड ये जो पीछे वाला साइड है दैट इज कॉल्ड एज टेल ऑफ द वेक्टर। तो जो भी आपका वेक्टर है उसे हेड होता है और उसे बैक साइड पे टेल होता है। जैसे हर एक स्टूडेंट को अपना एक नाम है, रमेश, गणेश, सोमेश, उसी प्रकार से आपका जो वेक्टर है उसे भी एक नाम होगा, उसका रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। तो वेक्टर को आप कुछ भी नाम दे सकते, कोई भी अल्फ़ाबेट इस्तेमाल कर सकते। तो मैं इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ लेट्स से P बार से। तो जब भी कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो तो आप उसका नाम लिख के उसके ऊपर एरो बनाओगे जिसे हम लोग बार बोलते हैं, बराबर है। नाउ जनरली हम लोग वेक्टर जब रिप्रेजेंट करते हैं तो अप्रोप्रिएट नाम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को कोई फोर्स का वेक्टर रिप्रेजेंट करना है, फोर्स का, तो मैंने वेक्टर बना दिया, मैंने F सिंबल यूज़ किया बिकॉज फोर्स का स्पेलिंग F से चालू होता है। तो सिंबल नेम आप कुछ भी ले सकते हो, बट जनरली आप ऐसे लो जहाँ से आपको खुद को वो सब्जेक्ट समझने के लिए आसान हो। तो फोर्स का वेक्टर इसलिए मैंने F बार दे दिया। अगर मान लीजिए कि एक्सीलरेशन का वेक्टर हो, ऑब्वियसली एक्सीलरेशन का वेक्टर हो, सपोज डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, तो अगर यहाँ पे जा रहा है डायरेक्शन तो आप वैसे एरो बना दीजिए। और एक्सीलरेशन का वेक्टर को हम लोग A बार से रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर है। देखिए वेक्टर का डायरेक्शन कोई भी हो, बार आपको इसी डायरेक्शन में दिखाना है। ये सिर्फ ये एरो रिप्रेजेंट करता है कि वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है, बाकी उसका डायरेक्शन आपको एक्चुअल एरो बताएगा। तो बेसिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का ये मेथड है। अब वेक्टर को देख के हमें क्या समझते हैं, देखो एरो से हमें ये समझ में आता है डायरेक्शन। सो एरो जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है वो हमें उस वेक्टर की डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। एंड वेक्टर है तो उसे मैग्नीट्यूड भी होगा, तो उस वेक्टर की जो लेंथ है हमें वो उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड बताएगा। सो वेक्टर की जो लंबाई है, लेंथ है, वहाँ से हमें उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये कोई एक फोर्स का वेक्टर है और मान लीजिए ये फोर्स का कोई एक दूसरा वेक्टर है, तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड मान लीजिए 10 न्यूटन है और मान लीजिए F1 बोलते हैं। अब मैग्नीट्यूड, फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना है सिंबॉलिकली, तो आपके पास दो ऑप्शन है। देखो मैग्नीट्यूड को अगर आपको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है तो आपके पास दो ऑप्शन है।
एक तो आप उस वेक्टर का नाम लिखो और फिर ऐसे मॉड डालो। तो एफ बार मॉड लिखा मतलब आप उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे। डायरेक्शन होती है पर बात नहीं कर रहे हो। सो मैग्नीट्यूड आपको दिखाना है तो आप लोग या तो एफ बार लिख के मॉड डालो या तो सिर्फ एफ लिख दो। सो जब आप सिर्फ एफ लिखते हो या एफ बार लिख के मॉड डालते हो मतलब आप उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बारे में डिस्कशन कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ, सो आई एम नॉट राइटिंग बार हियर, मतलब मैग्नीट्यूड। तो अब देखो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर मैं 10 ले रहा हूँ तो ये इतना लंबा है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है तो मैंने क्या बोला था, लेंथ इंडिकेट मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड ज़्यादा तो लेंथ ज़्यादा। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है 10 तो लेंथ इतना है, मैग्नीट्यूड 5 होगा तो लेंथ मुझे आधा करना पड़ेगा। सो आप देख सकते हो कि लेंथ आधा हो गया, लेंथ आधा हो गया मतलब उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी आधा हो गया। सो बेसिकली लेंथ रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर जितना लंबा बनाओगे उतना उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, वेक्टर जितना छोटा बनाओगे उतना उसका मैग्नीट्यूड कम है। तो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द वेक्टर। वेक्टर को हेड होगा, टेल होगा, ये उसका नाम होगा, पी बार क्यू बार जो भी आपका वेक्टर है। जैसे मैंने बताया फोर्स का वेक्टर तो उसे एफ बार से रिप्रेजेंट कीजिए, एक्सीलरेशन का वेक्टर तो उसे ए बार से रिप्रेजेंट कीजिए, ओके। और मैग्नीट्यूड को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आपके पास दो सिंबल के ऑप्शन है। एक तो उस वेक्टर का नाम लिखिए, ऊपर बार मत लिखिए, बार नहीं लिख रहे हो मतलब आप सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो। या दूसरा ऑप्शन क्या है, बार लिख के मॉड डालिए। यहाँ पे मैंने क्या समझाया, एरो से हमें डायरेक्शन की पता चलता है और लेंथ से हमें मैग्नीट्यूड का पता चलता है। उसके लिए मैंने क्या एग्जांपल बताया, मान लो ये फोर्स का वेक्टर है 10 न्यूटन का तो इतना बड़ा बना दिया, 5 न्यूटन का है तो उससे आधा साइज का बना दिया। तो साइज आधी हुई, लेंथ आधा हुआ तो मैग्नीट्यूड भी आधा हो गया। जैसे मुझे 20 न्यूटन का फोर्स दिखाना होगा तो मैं इसका डबल बनाऊंगा, जैसे इतना, गेटिंग, इसका ऑलमोस्ट डबल बना दिया। तो डबल है तो मैग्नीट्यूड भी इसका F3 लिख दो तो मैग्नीट्यूड इसका हो गया 20 न्यूटन। सो आई होप डायरेक्शन और वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बारे में आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल गई है। अब ये हो गया और वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एरो क्या इंडिकेट करता है, लेंथ क्या रिप्रेजेंट करता है, उसके एग्जांपल्स मैंने बताए। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के वेक्टर को कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे, मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। अब हम लोग जाते आगे और पढ़ते हैं फिजिक्स में कितने टाइप्स के वेक्टर्स है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। अभी हमने देखा कि हाउ टू रिप्रेजेंट द वेक्टर्स, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। अभी हम लोग देखते हैं कि वेक्टर के कितने टाइप्स है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर से। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, उसमें सबसे पहले आएगा इक्वल वेक्टर्स। नाउ इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, डेफिनेशन समझते हैं। टू वेक्टर्स आर said to be equal if they have same magnitude as well as same direction। देखिए स्टूडेंट्स, दो वेक्टर को इक्वल कब बोलेंगे, देखो वेक्टर को क्या होता है, वेक्टर को मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है। सो दो वेक्टर्स को इक्वल कब बोलेंगे, दो वेक्टर्स को इक्वल कब बोलेंगे, जब दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल लूँ तो मान लीजिए एग्जांपल, ये कोई वेलोसिटी का वेक्टर है और ये कोई दूसरा वेलोसिटी का वेक्टर है। अब ठीक से देखिए, इसको मैं v1 बार बोल देता हूँ, इसको मैं v2 बार बोल देता हूँ। जैसे मैंने बोला वेलोसिटी का वेक्टर है तो आप उसको जनरली v से रिप्रेजेंट करो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों वेक्टर का डायरेक्शन मैंने कैसे दिखा दिया है, सेम। दोनों वेक्टर की लेंथ मैंने कैसे दिखा दी है, सेम। सो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल। दो वेक्टर्स को स्टूडेंट्स इक्वल कब बोलेंगे, जब दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है।
तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग इक्वल वेक्टर्स बोलेंगे। तो यदि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो सपोज अगर इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये भी कितना रिप्रेजेंट करता होगा 2 मीटर पर सेकेंड, और मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो लिखेंगे कैसे v1 बार इज इक्वल टू v2 बार, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे दो वेक्टर। तो जब भी ऐसे लिखा होगा कि v1 बार इज इक्वल टू v2 बार, इसका मतलब पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दूसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर इक्वल है तो हम लोग बोल सकते हैं कि v1 बार इज इक्वल टू v2 बार। ये तो वेलोसिटी वेक्टर की बात होगी। जनरल वे में अगर आपको लिखना है, सपोज इसको p बार और q बार बोला, तो जनरल वे में आप बोल सकते हो कि p बार इज गोइंग टू बी इक्वल टू q बार। ओके, p बार इज गोइंग टू बी इक्वल टू q बार। तो p बार इक्वल टू q बार मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। सेकेंड टाइप का वेक्टर होता है अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर या निगेटिव वेक्टर भी बोलते हैं इसे। अपोजिट वेक्टर या निगेटिव वेक्टर भी बोलते हैं। अब बाय कॉमन सेंस भी आपने समझा होगा, डेफिनेशन पहले लिखता हूं। टू वेक्टर्स आर said to be opposite if they have same magnitude, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट अपोजिट डायरेक्शन। सो दो वेक्टर को अपोजिट वेक्टर तब बोलेंगे, दो वेक्टर को अपोजिट वेक्टर तब बोलेंगे जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि ये कोई p बार वेक्टर है और ये मेरा दूसरा वेक्टर है q बार। अब स्टूडेंट्स ठीक से देखिए, यहां पे क्या हो रहा है कि ये दोनों वेक्टर जो है इनका मैग्नीट्यूड देखिए, मैग्नीट्यूड सेम है, लेंथ सेम है। तो मैंने क्या बोला था, लेंथ सेम है मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन देखो अपोजिट है। ये वेक्टर का हेड किधर है, इधर है, इधर पॉइंट कर रहा है, और ये वेक्टर इधर पॉइंट कर रहा है, मतलब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो ऐसे वेक्टर्स को बोलते हैं अपोजिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड सेम होगा, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। और निगेटिव वेक्टर क्यों बोलते हैं, बिकॉज अपोजिट वेक्टर होते तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, p बार इज इक्वल टू माइनस q बार। अब इसका मीनिंग क्या हो गया, इज इक्वल टू लिखा, p बार इज इक्वल टू माइनस q बार लिखा, p बार इज इक्वल टू q बार मतलब मैग्नीट्यूड सेम है। फिजिक्स में माइनस साइन जब भी आता है तो माइनस साइन इंडिकेट अपोजिट डायरेक्शन, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, फिजिक्स में याद रखना नेगेटिव साइन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन दिखाता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स अपोजिट डायरेक्शन। तो बेसिकली यहाँ पे माइनस साइन देने का मतलब क्या है, ये माइनस साइन चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि p बार और q बार का इक्वल मैग्नीट्यूड है, इज इक्वल टू दिखा रहा है इक्वल मैग्नीट्यूड है, बट माइनस साइन दिखा रहा है कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। इसलिए हम लोग ने यहाँ पे नेगेटिव वेक्टर क्यों बोला है, तो हम लोग अदर लैंग्वेज में इसको ऐसे बोल सकते हैं कि q बार p बार का नेगेटिव वेक्टर है या p बार q बार का नेगेटिव वेक्टर है। तो आप ऐसे लिखो, और आप इसको q बार इज इक्वल टू माइनस p बार भी लिख सकते हो। सो p बार q बार का नेगेटिव वेक्टर है या q बार p बार का नेगेटिव वेक्टर है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। इसलिए अपोजिट वेक्टर का ही दूसरा नाम नेगेटिव वेक्टर होता है। तो आपके वेक्टर के ये पहले दो टाइप हो गए, इक्वल वेक्टर एंड अपोजिट वेक्टर। रिवाइज करते हैं, क्या है इक्वल वेक्टर्स, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज सेम डायरेक्शन। देखिए मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, इक्वल, इज इक्वल लिखा मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, आगे कुछ नहीं लिखा, मतलब बाय डिफॉल्ट प्लस है, प्लस है मतलब डायरेक्शन भी सेम है। अपोजिट वेक्टर मैग्नीट्यूड भी सेम बट डायरेक्शन अपोजिट, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। तो एक वेक्टर इधर पॉइंट कर रहा है तो एक दूसरा वेक्टर उसके अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। और माइनस साइन, p बार इक्वल टू माइनस q बार लिखते हैं, माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है, माइनस साइन इंडिकेट्स के दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है।
तो यहाँ पे माइनस आएगा, और माइनस है तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी बार इक्वल टू माइनस क्यू बार या क्यू बार इक्वल टू माइनस पी बार। मतलब बोलने का दूसरा लैंग्वेज है, पी बार क्यू बार का निगेटिव वेक्टर है या क्यू बार पी बार का निगेटिव वेक्टर है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर्स। Now, third type of vector is called as parallel vector. थर्ड टाइप का जो वेक्टर है उसे हम लोग बोलते हैं पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर, अब पैरेलल वेक्टर का कंडीशन क्या है? टू वेक्टर्स आर said to be parallel if they have same direction. If they have same direction, so condition या restriction is only on the direction. Their magnitude may be same, may not be same. That's okay. Magnitude same हो भी सकता है, अलग भी हो सकता है। पैरेलल वेक्टर का बोलेंगे कि जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि ये आपका वेक्टर पी बार है, फॉर एग्जाम्पल ये वेक्टर आपका पी बार है, और ये मान लीजिए आपका दूसरा वेक्टर है क्यू बार, तो ऐसा वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे? पैरेलल वेक्टर। क्यों बोलेंगे? भले दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है बट दोनों का डायरेक्शन सेम है। यस, कंडीशंस पैरेलल वेक्टर में किसके ऊपर है? डायरेक्शन। कंडीशन है डायरेक्शन, डायरेक्शन सेम है, पैरेलल बोल दीजिए। मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है, अपोजिट मतलब सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, दैट्स ओके, उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। डायरेक्शन सेम होना होता है तो उसे क्या बोलेंगे? पैरेलल वेक्टर। ओके, और अगर मैग्नीट्यूड यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख नहीं सकते पी बार इक्वल टू क्यू बार, ऐसे लिख नहीं सकते, वो सिर्फ लिख सकते इक्वल वेक्टर के केस में, या अगर इन दोनों के वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम रहा तो। इसलिए इसको हम लोग दोनों में कोई रिलेशन नहीं बना सकते, क्योंकि अभी हमको नहीं पता कि दोनों का मैग्नीट्यूड में कौन किससे ज़्यादा है, कौन किससे छोटा है। नेक्स्ट आएगा, पैरेलल के बाद आपने गेस किया होगा एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर, तो बाय कॉमन सेंस आपने समझा होगा कि एंटी पैरेलल वेक्टर किसे बोलते हैं? टू वेक्टर्स आर said to be anti-parallel. Two vectors are said to be anti-parallel if they have opposite direction. If they have opposite डायरेक्शन। यहाँ पे भी कंडीशन मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, चलेगा। सेम है चलेगा, अलग है चलेगा, डायरेक्शन अपोजिट होना मांगता है। सो दो वेक्टर्स को एंटी पैरेलल कब बोलेंगे? जब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो। फॉर एग्जांपल, ये मान लो आपका वेक्टर पी बार है और मान लीजिए ये आपका दूसरा वेक्टर क्यू बार है, तो ये हो गए एंटी पैरेलल वेक्टर। क्यों? क्योंकि इन दोनों वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट है, तो इन्हें क्या बोलेंगे? एंटी पैरेलल वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर हो गए? पैरेलल वेक्टर। सो अभी तक हमने चार टाइप के वेक्टर पढ़े: इक्वल वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट टाइप में आता है आपका जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर या इसका दूसरा नाम है नल वेक्टर। अब जीरो वेक्टर किसे बोलते हैं? नाम के ऊपर जो नल, जीरो, अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड। वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड इक्वल टू जीरो। अब जीरो वेक्टर कब आएगा? जैसे फॉर एग्जांपल, आपने कोई वेक्टर ए बार है, उसमें से अगर आपने कोई दूसरा वेक्टर ए बार को ए बार से माइनस किया तो आप उसको क्या बोलेंगे? जीरो। लेकिन जीरो लिखा तो वो स्केलर दिखेगा, इसलिए हम लोग ऊपर बार भी देते हैं। इसलिए जीरो वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जीरो लिख के ऐसे बार। तो ये हो गया आपका जीरो वेक्टर। दो इक्वल वेक्टर को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको जीरो वेक्टर मिलता है। अगर मुझे इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल देना होगा तो मैं दे सकता हूँ। जब हम लोग बोलते हैं बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी,
देखो जब भी हम लोग बोलते हैं कि बॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो थोड़ा बहुत आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि जब भी बॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, बॉडी का वेलोसिटी बढ़ नहीं रहा है, बॉडी का वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रहा है, मतलब बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो फोर्स नहीं है मतलब एक्सेलरेशन भी नहीं है, तो इस केस में आप बोलेंगे बॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब बॉडी पे लगने वाला फोर्स कितना है, 0 है। एक्सेलरेशन कितना है, 0 है। तो जैसी बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है तो उसके ऊपर के ये फोर्स एक्सेलरेशन के वेक्टर कैसे होते हैं, उनका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 0। तो इस केस में F बार A बार ये वेक्टर क्या कहलाए जाएंगे, नल वेक्टर, क्योंकि इस केस में इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 0। ओके, सो बेसिकली 0 या नल वेक्टर क्या होता है, ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 0 होता है, जिनकी वैल्यू 0 होती है मैग्नीट्यूड की। जैसे दो इक्वल वेक्टर्स को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो नल वेक्टर मिलता है। दूसरा एग्जांपल दिया कि अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो उसका ऊपर कोई फोर्स नहीं होगा, तो F बार इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन नहीं होगा, A बार इक्वल टू 0, तो उस केस में फोर्स एक्सेलरेशन ये वेक्टर्स कैसे बन जाएंगे, 0 वेक्टर्स बन जाएंगे, नल वेक्टर्स बन जाएंगे। नेक्स्ट कैटेगरी आता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, अब नाम क्यों पड़ा, पोजीशन वेक्टर ऐसा वेक्टर जो स्पेस के अंदर किसी भी पॉइंट को पोजीशन दिखा रहे उसका, या लोकेशन दिखा रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं वो लोकेशन कौन से पॉइंट पे है। जैसे फॉर एग्जांपल पोजीशन वेक्टर, मान लीजिए कि ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, x एक्सिस y एक्सिस। अब इस xy प्लेन में ये कोई एक ऑब्जेक्ट है या कोई एक पॉइंट है P। अब मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है, शो करना है, तो मैं क्या करूँगा, ओरिजिन 0,0 से एक वेक्टर दिखाऊंगा। ये जो वेक्टर मैंने ड्रॉ किया है इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, बिकॉज ये वेक्टर पॉइंट P का आपको बता रहा है, पॉइंट P का आपको लोकेशन बता रहा है कि उस प्लेन में या स्पेस में कहाँ पे है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। जैसे मान लो क्लासरूम के अंदर कोई बच्चा यहाँ पे बैठा है तो मेरा हाथ जो है वो पोजीशन वेक्टर हो गया। मान लो ये मेरा ओरिजिन है, तो यहाँ से मैं दिखाऊंगा कि वो कहाँ पे बैठा है। तो बेसिकली माई हैंड इज बिहेविंग लाइक अ वेक्टर हैविंग दिस ओरिजिन, इट इज शोइंग द पोजीशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इन अ स्पेस फ्रॉम द ओरिजिन। और पोजीशन वेक्टर को जनरली हम लोग R बार से रिप्रेजेंट करते हैं। इन फिजिक्स मोस्ट ऑफ द केसेस पोजीशन वेक्टर को हम लोग R बार से रिप्रेजेंट करते हैं। सो व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? वेक्टर विच गिव्स द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट और ऑब्जेक्ट इन अ स्पेस विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। Vector which indicates position of any point, or I can say object in a space with respect to origin of कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब जो अपने XYZ एक्सिस सिलेक्ट किए हैं उसके ओरिजिन के रिस्पेक्ट में वो पॉइंट कहाँ पे है वो रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो अभी तक हमने टोटल 6 टाइप के वेक्टर पढ़े, क्विकली एक बार उसे रिवाइज कर लेते हैं। चलो, पहला वेक्टर था हमने पढ़ा था इक्वल वेक्टर। अभी तक हमने जो वेक्टर्स पढ़े उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। पहला हमने पढ़ा था इक्वल वेक्टर, फिर हमने पढ़ा था अपोजिट वेक्टर, फिर हमने पढ़ा था पैरेलल वेक्टर, फिर हमने पढ़ा एंटी पैरेलल वेक्टर, फिर हमने पढ़ा नल वेक्टर, एंड लास्ट में हमने पढ़ा पोजीशन वेक्टर। क्विकली एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि ये वेक्टर्स का इंपॉर्टेंस क्या है। इक्वल वेक्टर क्या पढ़ा था? ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम। एग्जांपल, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है। मान लीजिए ये P बार Q बार, देखो मैग्नीट्यूड सेम, लेंथ का साइज सेम, एरो सेम, लिखेंगे कैसे? P बार इज इक्वल टू Q बार। क्लियर? अपोजिट वेक्टर मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मान लीजिए ये आपका P बार है,
ये आपका क्यू बार है, अपोजिट डायरेक्शन तो उल्टा जाएगा, लिखेंगे कैसे, पी बार इज इक्वल टू माइनस क्यू बार। बेसिकली माइनस क्यों लिखा, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, और मैंने क्या बताया था फिजिक्स में नेगेटिव साइन अपोजिट डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। पैरेलल वेक्टर मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी सेम, मैग्नीट्यूड अलग भी हो सकता है, मान लीजिए पी बार है और ये क्यू बार है, डायरेक्शन सेम होना चाहिए तो पैरेलल बोल लो, मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है अलग भी हो सकता है। एंटी पैरेलल अपोजिट डायरेक्शन, तो ये पी बार ये क्यू बार। नल वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि अगर आप दो इक्वल वेक्टर्स को माइनस कर देते हो तो आपको मिलेगा नल वेक्टर। ओके, एंड लास्ट पोजीशन वेक्टर, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मुझे ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है तो ओरिजिन से आप एक वेक्टर बनाओगे जो उसको रिप्रेजेंट करेगा, उसको पॉइंट करेगा, आर बार से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर, जो ओरिजिन से आपका ऑब्जेक्ट का स्पेस में लोकेशन कहाँ पे है, उसका पोजीशन कहाँ पे है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, वहाँ पे पॉइंट करेगा। तो पॉइंट का लोकेशन चेंज होगा तो वो वेक्टर चेंज होगा। जनरली उसको हम लोग आर बार से रिप्रेजेंट करते हैं और नल वेक्टर को हम लोग ओ बार से या आई कैन से 0 बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये छोड़ के हमारे फिजिक्स में और भी दो टाइप के वेक्टर्स है, यूनिट वेक्टर एंड रिजल्टेंट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के बारे में हम लोग एक सेपरेट सेक्शन लेंगे। ओके, तो हम लोग इसके बाद सबसे पहले पढ़ते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर किसे बोलते हैं।